CIT वर्सेस LW रसल। इस केस में LW रसल जो रेस्पोंडेंट है वो एम्प्लॉय होता है इंग्लिश एंड स्कॉटिश जॉइंट कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी लिमिटेड का, जो कि इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेटेड होती है। ये सोसाइटी एक सुपर एनुएशन स्कीम एस्टैब्लिश करती है बाय मींस ऑफ डेफर्ड एन्युटीज। डेफर्ड का मतलब होता है पुट ऑफ टू ए लेटर टाइम, यानी स्थगित कर देना। सुपर एनुएशन स्कीम से यहाँ पर मतलब है एक पेंशन के जैसे एक स्कीम। ये स्कीम सोसाइटी अपने यूरोपियन मेल मेंबर्स के लिए जो कि इंडिया, सीलोन और अफ्रीका में काम कर रहे होते हैं उनके लिए एस्टैब्लिश करती है। और दोस्तों, इस सोसाइटी ने एम्प्लॉयमेंट की एक कंडीशन रख दी थी कि जो भी नया यूरोपियन एम्प्लॉय आएगा वो इस स्कीम के लिए भी ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा। LW रसल जो थे वो इंडिया में काम कर रहे थे, वो सोसाइटी के एम्प्लॉय थे, तो उन पर भी ये स्कीम अप्लाई हुई, वो इस स्कीम के मेंबर बने। अब बात करते हैं कि वो स्कीम क्या थी। दोस्तों, इस स्कीम के अंडर एक एम्प्लॉय को कुछ अमाउंट यानी कि प्रीमियम पे करना होता था सोसाइटी को, और सोसाइटी भी अपनी तरफ से कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करती थी जो कि होता था 1/3 ऑफ द प्रीमियम पेबल बाय द एम्प्लॉय। और जो ये टोटल अमाउंट बनता है, यानी एम्प्लॉय ने जो प्रीमियम पे किया और प्लस में सोसाइटी ने जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया, इन दोनों को टोटल करके जो अमाउंट आया वो अमाउंट एम्प्लॉय को कब मिलेगा? एज पर द टर्म्स ऑफ द स्कीम एम्प्लॉय को ये टोटल अमाउंट मिलेगा जब एम्प्लॉय सुपर एनुएशन की एज में आ जाएगा या फिर कोई स्पेसिफिक कंटिंजेंसी अकर हो जाएगी। मतलब जब एम्प्लॉय की रिटायरमेंट की एज हो जाएगी तब, या फिर जो भी कंटिंजेंसी स्पेसिफाई कर रखी हैं वो जब अकर हो जाएंगी, वो हैपन जब हो जाएंगी, तब उसे ये टोटल अमाउंट मिलेगा। तो इस केस में LW रसल जो रेस्पोंडेंट है उन्होंने प्रीमियम पे किया और सोसाइटी ने भी अपनी तरफ से 3,334 रुपीज़ जो कि प्रीमियम का 1/3 अमाउंट था वो कंट्रीब्यूट किया। और दोस्तों, जो टोटल अमाउंट आया वो रेस्पोंडेंट को कब मिलेगा? जब रेस्पोंडेंट की सुपर एनुएशन की एज हो जाएगी या फिर कोई स्पेसिफिक कंटिंजेंसी अकर हो जाएगी, तभी रेस्पोंडेंट को ये टोटल अमाउंट मिल पाएगा। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर इन 3,334 रुपये को जो कि सोसाइटी ने कंट्रीब्यूट किए हैं और जो रेस्पोंडेंट को बाद में कभी मिलेंगे उसको रेस्पोंडेंट की टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड कर लेता है। रेस्पोंडेंट देन अपील करते हैं एपिलेट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास, और एपिलेट ट्रिब्यूनल में भी वो बाद में जाते हैं, लेकिन ये सभी इस अमाउंट को इंक्लूड करते हैं रेस्पोंडेंट की टैक्सेबल इनकम में। देन रेस्पोंडेंट हाई कोर्ट में अपील करते हैं और हाई कोर्ट यहाँ पर रेस्पोंडेंट के फेवर में फैसला सुनाते हुए इस अमाउंट को इंक्लूड नहीं करता रेस्पोंडेंट की टैक्सेबल इनकम में। हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करते हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। और इशू यहाँ पर ये होता है कि क्या ये अमाउंट जो है 3,334 रुपीज़, क्या ये रेस्पोंडेंट की टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 एंड क्लोज 5 ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 की कंबाइंड रीडिंग करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इफ ए सम ऑफ मनी इज अलाउड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय और इज ड्यू टू हिम to enable the latter to effect an insurance on his life, then the said amount, the said sum would be perquisite and that perquisite would be eligible to tax। मतलब एक सम ऑफ मनी अगर अलाउ होता है या फिर ड्यू होता है एक एम्प्लॉयर से एक एम्प्लॉय को, जिससे उस एम्प्लॉय को एक तरह से अपनी लाइफ पर इंश्योरेंस मिल रहा हो, तो वो अमाउंट परक्विजिट होगा और वो टैक्सेबल भी होगा। लेकिन कोर्ट यहाँ पर यह भी कहती है कि वो अमाउंट टैक्स के लिए तभी एलिजिबल होगा जब एम्प्लॉयर ने वो अमाउंट एम्प्लॉय को पे कर दिया हो या फिर अलाउ कर दिया हो या फिर ड्यू हो गया हो। ये जो वर्ड है ड्यू, ये शो करता है कि यहाँ पर ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर का कि वो अमाउंट पे करे, और एम्प्लॉय का राइट यहाँ पर बनता है कि वो क्लेम कर सकता है ये अमाउंट। कोर्ट ये कहता है कि अगर किसी एम्प्लॉय को राइट ही नहीं दिया जाता एक परक्विजिट पर, तो हम ये नहीं कह सकते कि एम्प्लॉयर ने उसे परक्विजिट दिया है। एम्प्लॉयर मस्ट गिव द वेस्टेड इंटरेस्ट इन द सम टू एन एम्प्लॉय, नॉट द कंटीजेंट इंटरेस्ट। एम्प्लॉय को कंटीजेंट राइट नहीं देना, वेस्टेड राइट देना है, तभी वो अमाउंट परक्विजिट माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस प्रेजेंट केस में एम्प्लॉयज़ को वेस्टेड राइट नहीं मिल रहा, उन्हें कंटीजेंट राइट मिल रहा है। मतलब उन्हें जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो उन्हें बाद में कभी जब उनकी सुपर एनुएशन की एज हो जाएगी तब, या फिर ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड कंटिजेंसी,
तब वो अमाउंट उन्हें मिलेगा। उस अमाउंट पर एम्प्लॉइज का वेस्टेड राइट क्रिएट नहीं हो रहा। सो द कोर्ट फाइनली हेल्ड दैट इट वाज नॉट ए परक्विजिट अलाउड टू हिम बाय द एम्प्लॉयर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1922। और कोर्ट यहाँ पर रेवेन्यू की अपील को डिसमिस करते हुए रेस्पोंडेंट के फेवर में फैसला सुनाती है।